नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं परमानंद पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस पर एक नजर। रविवार को पीएम मोदी ने की मन की बात, कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा G20 की अध्यक्षता हमारे लिए बड़ा अवसर। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जनसभा को किया संबोधित। कहा कुछ वर्षों में आपने पार की भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा। प्रेस वार्ता कर बोले कांग्रेस नेता जयराम रमेश, राजस्थान में संगठन सर्वोपरि है। दिल्ली के सीलमपुर में असदुद्दीन ओवैसी ने की जनसभा, केजरीवाल पर लगाया मुस्लिमों को बदनाम करने का आरोप। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को मन की बात की। मन की बात के 95वें एपिसोड में पीएम मोदी ने G20 के बारे में बात करते हुए कहा कि G20 की वैश्विक जनसंख्या में 2/3, वैश्विक व्यापार में 3/4 और वैश्विक जीडीपी में 85% भागीदारी है। भारत अब 3 दिन यानी 1 दिसंबर से इतने बड़े समूह की, इतने सामर्थ्यवान समूह की अध्यक्षता करने जा रहा है। भारत के लिए और हर भारतवासी के लिए कितना बड़ा अवसर है। पीएम मोदी ने कहा कि G20 की अध्यक्षता हमारे लिए एक बड़ा अवसर बनकर आई है। दिल्ली के गांधीनगर में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा आम आदमी पार्टी ने कुछ वर्षों में ज्यादा की है। आम आदमी पार्टी ने हर संभव प्रयास किया कि निगम का काम न कर सके। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने तीनों निगमों को एक किया, जिससे हम राज्य सरकार पर दबाव बनाएंगे और लोगों की समस्या हल होगी। दिल्ली के सीलमपुर में एमसीडी चुनाव को लेकर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में अरविंद केजरीवाल ने मुस्लिमों को बदनाम करने का काम किया था। एआईएमआईएम चीफ ने केजरीवाल को झूठा बताया। उन्होंने कहा कि इस शख्स ने मुसलमानों को पूरे मुल्क में बदनाम किया है। जब मुल्क में कोविड शुरू हुआ था, तब सबसे पहले मुस्लिमों को बदनाम करने का काम किया गया था। तबलीगी जमात को बदनाम किया। जहांगीरपुरी में जब गड़बड़ी हुई तो वहां पर बुलडोजर चलवा दिया। तुमने झूठ बोला है तबलीगी जमात के बारे में। इतना बड़ा झूठ तबलीगी जमात पर इल्जाम लगा दिया गया। पूरे मुल्क में जब कोविड शुरू हुआ तो सबसे पहले अगर किसी ने कोविड के दौरान में जब लोग तड़प रहे थे, मर रहे थे ऑक्सीजन के लिए, अस्पताल के बेड के लिए, तो ऐसे वक्त में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सारे देश में अपना जहर उगला और कहा कि कोविड अगर फैल रहा है तो तबलीगी जमात से फैल रहा है। यही मुख्यमंत्री था। नहीं, ताली मारना नहीं है, ताली मारने के लिए नहीं कह रहा हूं, ना तुम्हारे से दाद हासिल करने के लिए कह रहा हूं। मेरा मकसद यह है कि जब आप यहां से उठकर जाएंगे तो एक सोच और फिक्र लेकर जाएं। जिस दिल्ली के मुख्यमंत्री ने तबलीगी जमात को बदनाम किया, मुसलमानों को बदनाम किया, और जब कोविड की लिस्ट जारी की जाती थी तो उसमें एक तरफ कहा जाता था कि इतने कोविड के पेशेंट हैं, बाजू लिखा जाता था तबलीगी जमात सुपर स्प्रेडर से इतने पेशेंट। तो असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली के सीलमपुर में एमसीडी चुनाव को लेकर ये संबोधन दे रहे थे। उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर बड़ा निशाना साधा, जहां उन्होंने कोरोना काल से लेकर और दिल्ली में विकास के कई मुद्दों पर केजरीवाल सरकार को घेरते दिखे। इस दौरान उन्होंने मुसलमानों के प्रति केजरीवाल की निष्ठा पर भी कई सवाल उठाए। कोरोना काल के दौरान व्यवस्थाओं को निशाना बनाते हुए अरविंद केजरीवाल पर असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा हमला किया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी पंकज तिवारी जुड़ रहे हैं। पंकज जी, असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से अरविंद केजरीवाल पर यह बड़ा हमला, जबकि गुजरात में इस वक्त चुनावी मुद्दा काफी गर्म है, कैसे देखते रहे? बिल्कुल परमानंद जी, बताना चाहूंगा कि चूंकि सीलमपुर में ये कार्यक्रम था असदुद्दीन ओवैसी का, चूंकि चुनाव को लेकर सारी पार्टियां लगी हुई हैं और प्रचार कर रही हैं, उसी के दौरान चूंकि असदुद्दीन ओवैसी ने सीधा आरोप लगाया अरविंद केजरीवाल के ऊपर। एक और बात बताएंगे कि कुछ दिनों से असदुद्दीन ओवैसी केजरीवाल को लेकर जो भी
कर रहे हैं, आम आदमी के बारे में जो भी टिप्पणी कर रहे हैं, उसमें एक छोटा रिचार्ज शब्द का जी। तो बार बार वो अरविंद केजरीवाल को छोटा रिचार्ज करके संबोधित कर रहे हैं। और इस जनसभा में भी उन्होंने यही कहा कि ये छोटा रिचार्ज जो है वो मुसलमानों का कभी पक्षधर नहीं रहा है और मुस्लिम कम्युनिटी को जो है कि बदनाम करने की एक तरह से साजिश इसने रची है। क्योंकि उन्होंने मामला उठाया दिल्ली दंगे का। असदुद्दीन ओवैसी का कहना था कि जिस वक्त दिल्ली दंगों से जल रही थी और दंगों से गुजर रही थी, उस समय चूंकि अरविंद केजरीवाल जो थे वो राजघाट पे मौन, एकदम मौन अनशन करके बैठे हुए थे। और मुस्लिम के ये कभी पक्षधर नहीं रहे हैं। देश में जब कोरोना का दौर था, जब कोरोना से पूरा देश गुजर रहा था, उस समय तबलीगी जमात के ऊपर तमाम तरह के आरोप लगे कि कैसे कोरोना फैला। लोगों का मानना था कि तबलीगी जमात में जो है कि बाहर से जो विदेश से लोग आए थे उनके द्वारा चूंकि कोरोना जो है कि देश में ये लोग गए। तो उनका ये भी कहना था असदुद्दीन ओवैसी का कि केजरीवाल की पार्टी और केजरीवाल ने तबलीगी जमात को लेकर के तमाम तरह के उस समय भी छीटाकशी और आरोप लगाए थे। यानी कुल मिलाजुलाकर ये कभी मुस्लिम के हिमायती हो ही नहीं सकते। पंकज, तो ये एक तरह पंकज इस वक्त अगर मुद्दों को छोड़ दे, अगर यही देखे कि असदुद्दीन ओवैसी का निशाना इस दरमियान ज्यादातर केजरीवाल पर बढ़ गया है और खासकर जब से गुजरात चुनाव का बिगुल बजा है तब से कुछ ज्यादा ही दिखाई दे रहा है। बिल्कुल पता। तो तमाम सारी जानकारी के लिए सहयोगी पंकज तिवारी का बहुत बहुत धन्यवाद। उनकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। खबरों में अब आगे बढ़ेंगे। इंदौर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच चल रही जुबानी जंग को लेकर प्रतिक्रिया दी। जयराम रमेश ने कहा कि संगठन सर्वोपरि है, इसकी मजबूती के लिए जरूरत पड़ने पर कठोर निर्णय लेने से भी पार्टी पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने कहा कि अगर गहलोत और पायलट के बीच, गुटों के बीच समझौता कराया जाना है तो समझौता कराया जाएगा। वहीं गहलोत पायलट के बीच रार को लेकर पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व राजस्थान के मसले के लिए उचित हल पर विचार कर रहा है। गुजरात में रविवार को आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने बड़ी भविष्यवाणी की। उन्होंने कागज पर लिखकर दिया कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। अभी महीने 2 महीने पहले गांधीनगर के अंदर एक गजब का नज़ारा देखा गया, जब हजारों गुजरात सरकार के कर्मचारी सड़कों के ऊपर उतर आए और उन्होंने पूरा सचिवालय घेर लिया। ऐसा नज़ारा गुजरात के अंदर कभी नहीं देखा गया था। और उनकी एक ही डिमांड थी, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए। मैं आज गुजरात के सारे कर्मचारियों को कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार बनेगी, 31 जनवरी तक ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। ये मैं हवा में बात नहीं कर रहा। पंजाब के अंदर ओल्ड पेंशन स्कीम जारी करने का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। ओल्ड पेंशन स्कीम दोबारा लागू कर दी गई है पंजाब के अंदर, हमारी सरकार बनती, और ये नोटिफिकेशन जारी हो गया पंजाब के अंदर। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव किडनी का इलाज कराने सिंगापुर पहुंच गए हैं। वहां रहने वाली उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने उनके वेलकम के लिए एक भावुक ट्वीट किया। दरअसल 74 साल के लालू प्रसाद यादव कई स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं से पीड़ित हैं, जहां पर वह शनिवार को सर्जरी के लिए सिंगापुर पहुंचे। सिंगापुर में रह रही उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने उन्हें अपनी एक किडनी भी डोनेट करेगी। बता दें कि लालू यादव के साथ उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती भी सिंगापुर गई हैं। वहीं लालू यादव के सिंगापुर पहुंचने पर उनकी बेटी रोहिणी ने ट्वीट कर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि खुशी का हर लम्हा होता है पास, पिता का साया जो होता है साथ, हर मुसीबत में लड़ना है हमें, सिखाया गरीब वंचित शोषित समाज को जिन्होंने अधिकार दिलाया है। इस वीडियो में लालू यादव सिंगापुर एयरपोर्ट पर व्हीलचेयर पर दिखाई दे रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जम्मू कश्मीर के कटरा पहुंचे, जहां उन्होंने माता वैष्णो देवी के मंदिर में जाकर दर्शन किए। तो वहीं जम्मू कश्मीर और हरियाणा के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने को लेकर मीडिया से बात भी की। उन्होंने कहा कि 370 हटने के बाद यहां परिवर्तन आया है, आम लोगों को सुविधाएं मिल रही है, विकास की गति बनी है क्योंकि चीजें पारदर्शी हो गई हैं। हरियाणा के सीएम ने कहा कि पहले भी यहां बहुत पैसा आता था पर ऑडिट सिस्टम नहीं था।
कर्नाटक के मैसूर बस स्टॉप पर बने 3 गुंबद में से 2 रातों रात गायब कर दिए गए हैं। बता दें कि कुछ दिन पहले बीजेपी सांसद ने इसे गिराने की धमकी दी थी। नेशनल हाईवे 766 के केरल बॉर्डर कोल्लेगेला खंड के पास बस स्टॉप पर अब केवल एक ही गुंबद बचा है, जिसे लाल रंग से रंगा गया है। इससे पहले 3 गुंबद थे, जिसे गोल्डन कलर से रंगा गया था। कर्नाटक के बीजेपी सांसद प्रताप सिन्हा ने यह जानकारी दी, यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया था कि उन्होंने इंजीनियरों के इस मस्जिद जैसी संरचना को ध्वस्त करने के लिए कहा है। सिन्हा ने धमकी दी थी कि मैंने इंजीनियरों से कहा कि वे 3-4 दिनों में ढांचे को गिरा दें। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो मैं जेसीबी लूंगा और इसे गिरा दूंगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।